के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और उस स्टेटमेंट के अंदर दे हैव टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर जो उस ऑर्डर के अंदर लिखे गए होंगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 की अपनी पावर को यूज करते हुए कोई ऑर्डर इशू किया? हाँ किया। एक ऑर्डर लास्ट ईयर इशू किया था जिसको नाम दिया गया था कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2015। वो बड़ी जल्दबाजी के अंदर ऑर्डर लाया गया था और उस ऑर्डर को वापस 29 मार्च 2016 को गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया और एक नया ऑर्डर इशू कर दिया जिसका नाम है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016। इस ऑर्डर में दो मेन बातें की हैं। पहली बात तो इसने ये की कि ये ऑर्डर किन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा। 4 नंबर की एक केस स्टडी पक्का से मानकर चलो आईपीआई कारो कौन कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होगा। बड़े सिग्निफिकेंट चेंज किए, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज किए गए हैं इस ऑर्डर के अंदर। एंड जब ये ऑर्डर आया उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं आ गई जिसके ऊपर पुराने स्टेटमेंट्स में जो आईसीएआई ने इशू कर रखी थी डिस्कशन नहीं। बाद में इंस्टीट्यूट ने भी जल्दी दिखाई और उन्होंने बहुत जल्दी इसके ऊपर एक गाइडेंस नोट तैयार कर दिया और 23 या 24 अप्रैल के अराउंड वो गाइडेंस नोट इशू कर दिया, गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016। वैसे गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 एज सच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एग्जाम में एप्लीकेबिलिटी नहीं है उस ऑर्डर की, लेकिन उस ऑर्डर के बिना हम इस कारो को नहीं पढ़ सकते। हम उस ऑर्डर के बिना इस कारो को पढ़ ही नहीं सकते। द रीजन बीइंग जब हम इस ऑर्डर को पढ़ते हैं इस ऑर्डर में ऐसी बातें आ जाती है जिसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब मुझे गाइडेंस नोट में जाना पड़ेगा, या तो मैं जनरल मीनिंग उठाऊं उन वर्ड्स के, जनरल मीनिंग उठाता हूं तो मेरा मीनिंग कुछ और निकलता है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गाइडेंस नोट में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, बाहर देखो इनकी आवाज आ रही है, अंदर भी आवाज है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? आपको जो ये बुक हमने दी है, ये बुक हमने 15 अप्रैल तक तैयार करा करके प्रिंटिंग में भेज दी थी। 15 अप्रैल तक तो इस बुक के अंदर हमने कारो 2016 को डाल दिया, लेकिन उसके बाद जब 24 अप्रैल को गाइडेंस नोट आया, गाइडेंस नोट के अंदर कुछ और बातें बताई गई, वो इसके अंदर नहीं लिख पाए हम, क्योंकि ये तो आया ही कब, 24 अप्रैल को। तो इस नोट्स के अंदर आपको कुछ जगह पर चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ एडिशन करना पड़ेगा। इसका एक सॉल्यूशन ये भी है, मैंने इस चैप्टर को कारो 2016 को, ये खाली ऑर्डर बेस्ड है आपकी बुक में, इसके साथ गाइडेंस नोट के कुछ पॉइंट एलएमएस के ऊपर अपलोड कर रखा है, उसमें गाइडेंस नोट के भी कुछ पॉइंट्स हैं प्लस ऑर्डर के भी कुछ पॉइंट्स। आज आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उन गाइडेंस नोट वाले पॉइंट्स की, एग्जाम में एज सच वो गाइडेंस नोट एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी आई विल रिकमेंड कि आप उस गाइडेंस नोट के साथ ही इसको पढ़ें। एग्जाम में गाइडेंस नोट एप्लीकेबल नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि आप गाइडेंस नोट के पॉइंट के साथ ही इसको पढ़ें और मैं उन गाइडेंस नोट के पॉइंट साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। प्रैक्टिकल केस स्टडीज में गाइडेंस नोट के ये पॉइंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हाँ काशीपुर, जो आपके पास अमेंडमेंट वाले नोट्स है दैट इज सफिशिएंट। रोहतक, गाइडेंस नोट ने एडिशन दिलवाए हैं, डिलीशन कुछ नहीं, ठीक है। गाइडेंस नोट कारो 2016 इंदौर मैंने अभी बताया
एज सच एप्लीकेबल नहीं है सिलेबस में, एज सच एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है गाइडेंस नोट, लेकिन गाइडेंस नोट की डिस्कशन के बिना आप केस स्टडी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, केस स्टडी सॉल्व ही नहीं कर सकते। अभी देख लेना कैसी सिचुएशन आती है हमारे सामने। करें स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 आया कहां से? आया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। क्या कहता है? इसमें क्या प्रोविजन दी? इसने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इशू एनी ऑर्डर for certain classes of companies requiring their auditors to include a statement in his audit report mentioning therein about the matters specified in the order. सेंट्रल गवर्नमेंट में ये ऑर्डर कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री डायरेक्ट इशू करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर issue any order for certain class of companies requiring their auditor to include a statement in his audit report mentioning therein about the matter specified in the order. सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के ऑर्डर पर थोड़ी काम करेगी। अंबाला, कैसी बातें करते हो? फाइनल के स्टूडेंट हो। अंबाला वाले क्वेश्चन पूछे, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके ऑर्डर पे ऑर्डर देगी? बताओ जरा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देने के लिए किसी के ऑर्डर पर काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये पावर किसने दे दी? कंपनी एक्ट 2013 ने दे दी, सेक्शन 143(11) में। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू 12/2016 on 29th March 2016 to be applicable from financial year 2015-16। सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड 12/2016 on 29 March 2016 to be applicable from financial year
2015-16। तो कारों के बेस में तो ये सेक्शन आ गया, कारों का बेस इस सेक्शन से बना, ठीक है। अब चलते हैं मेन कारों के ऊपर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारों 2016। कारों 2016 किन किन कंपनी पर एप्लीकेबल है? कारों 2016 is applicable over all companies including foreign companies except कुछ को छोड़कर। कौन से? नंबर 1 बैंकिंग कंपनीज, नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनीज, नंबर 3 companies licensed to operate under section 8 one person companies, small companies, ये बोलियो कि यहाँ के बैठ जाए private limited companies, other than subsidiary or holding of public companies satisfying below mentioned three conditions. Below mentioned 3 conditions. अच्छा, अब ये कंडीशन कौन सी है? हाँ जी, उल्टा डांगा नवंबर 16 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहली कंडीशन, ठीक है यार, आप बिल्कुल थोड़ा कम करवाओ। बंद तो करो, उसको बंद करो, आप आओ ना। पेड अप कैपिटल ये वाली है ना, वो सीधा पट्टा ही है। रोज तो क्लास चलती है। रिजर्व एंड सरप्लस, कभी तुम्हें प्रॉब्लम होती है साथ में बैठने से, कभी आज चार में बैठने से। बैलेंस शीट तो फिर एज ऑन मैं बिल्कुल बैलेंस कम नहीं कर सकता, बिल्कुल शीट कम कर दिया मैंने, जाके देखिए। चलो ठीक है, इसकी तेज कर लो। चली गई है। लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। नंबर 2, नंबर 2 पहले 50 लाख था ना, पहले 50 आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स 100 कर दे।
यही दोनों से है and financial institutions. Outstanding borrowing from banks and financial institutions less than or equal to 1 crore. Less than or equal to 1 crore. किस टाइम पर? At any point of time during the year. पटियाला, आपके क्वेश्चन का जवाब तीसरे पॉइंट में है। तीसरी कंडीशन पर चलना है हमें, और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? ये कहता है टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3, टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो पटियाला, गवर्नमेंट कंपनी तो कोई वर्किंग करती ही नहीं, तो रेवेन्यू आएगा कहां से? तो यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो कारो नहीं अप्लाई होगा, लेकिन यदि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में जा रही है देन कारो की रिपोर्टिंग आएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट नॉट एप्लीकेबल में चले जाएंगे। अब ये सारी बात है ऑर्डर की। अब यदि मैं इसमें गाइडेंस नोट का जिक्र ना करूं, यदि मैं इसमें गाइडेंस नोट का जिक्र ना करूं, रिजल्ट बहुत दिक्कत हो जाएगी। पेड अप कैपिटल में क्या लोगे, रिजर्व सरप्लस में क्या लोगे, बोरोविंग्स के अंदर क्या लोगे, रेवेन्यू के अंदर क्या लोगे, क्या नहीं लोगे। अब बताओ, आप यदि इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली पूछोगे, उनकी फैकल्टी से पूछोगे कि क्या गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 एप्लीकेबल है, जवाब देंगे नहीं है। लेकिन यदि मुझे इसकी डिटेल करनी है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा गाइडेंस नोट के अंदर, गाइडेंस नोट के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब जरा हम इन पॉइंट को डिस्कस करें और गाइडेंस नोट के अंदर जाएंगे और अदर सेक्शंस जो हमारे अदर कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके जरा बात सुनेंगे आप पहले में, उसके बाद काफी सारी चीजों के आंसर्स आपको मेरी डिस्कशन में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका कोई डाउट बचेगा, देन आस्क योर डाउट। पहले मेरी डिस्कशंस पूरी होने देगा। देखें जरा, कारो 2016 ये कहता है इट इज एप्लीकेबल ओवर ऑल कंपनीज, सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। द कंपनी इज हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कैरिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। बाकी यहां पे फॉरेन कंपनी की डिटेल मेरे को नहीं चाहिए, बस सिंपल याद रखना, फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओके, इसकी डिस्कशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आगे, बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो नहीं लगेगा। बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को कारो पे रिपोर्टिंग नहीं करनी। रीजन बैंकिंग कंपनी में अलग से रिपोर्टिंग होती है, एक LFAR, लॉन्ग फॉर ऑडिट रिपोर्ट। सेपरेट लॉ है, सेपरेट अथॉरिटी है,
जो बैंकिंग बिजनेस को इंडिया के अंदर रेगुलेट करती है, कोई रिपोर्टिंग मांगनी होगी उनके ऑडिटर से, देन आरबीआई मांगेगा, आरबीआई मांगेगा। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर कोई रिपोर्टिंग मांगनी होगी उनके ऑडिटर से, वो IRDA मांग लेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 मतलब द कंपनीज विच आर फॉर्म नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, जो बनाई गई है फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, आर्किटेक्चर, इन चीजों के लिए, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। ठीक है, इनको भी बाहर कर दिया। 1 पर्सन कंपनी, ये तो है ही बेचारी छोटी सी कंपनी, एक अकेला पर्सन कंपनी को संभाल रहा है, इसको भी बाहर कर दिया। स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है। स्मॉल कंपनी, यदि आपको ध्यान हो कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है कंपनी लॉ में, सेक्शन 2 क्लॉज 85, जो ये कहता है एक कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, सुनना जरा, पहले पूरा सुन लेना, उसके बाद अपने क्वेश्चन भेजना। एक कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी हैविंग paid up capital not exceeding 50 lakh and turnover not exceeding 2 करोड़, टर्नओवर 2 करोड़, पेड अप कैपिटल 50 लाख, जो दोनों कंडीशंस पूरी करती हो उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी का नाम देंगे। हाउएवर सेक्शन 2 क्लॉज 85 नॉट एप्लीकेबल in case of holding company, in case of a subsidiary company, in case of section 8 company, in case of company which is regulated by the separate act. That means small companies कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल कंपनी से मेरा मतलब कौन सी कंपनी से है, प्राइवेट कंपनी से है, क्योंकि क्या लिखा है, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, अदर देन ए पब्लिक कंपनी। ओके, तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, जो 2 कंडीशंस को पूरा कर दे, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो एंड टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। आगे कहता है हाउएवर क्लॉज 85 सबसेक्शन 2 is not applicable in case of a company which is a holding company, a company which has the status of subsidiary company, a section 8 company or a company incorporated under the any other separate act. Okay. तो अब क्या हुआ, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में प्राइवेट कंपनीज आ गई। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये यहां पर फिर खड़ी हो गई, यहां पर भी आप प्राइवेट कंपनी कह रहे हैं, यहां पर भी आप प्राइवेट कंपनी कह रहे हैं, तो मैं प्राइवेट कंपनी में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जाऊं या मैं इन कंडीशंस के अंदर जाऊं। अब इसके ऊपर गाइडेंस नोट एक क्लियर कट बात करता है, गाइडेंस नोट एक क्लियर कट बात करता है। यदि मैं गाइडेंस नोट की वो लाइन आपको दिखाऊं तो गाइडेंस नोट कहता है कि यदि एक कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ गई तो उसके बाद आपको कोई भी और लिमिट देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो जरा, अब बिना गाइडेंस नोट के क्या ये बात हो सकती थी? ये कह रहा है इट में also be noted that in case a company is covered under the definition of small company, it will remain exempted from the applicability of the order even if it falls under any of the criteria specified for the private company. तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब फिर मेरे को क्या देखना पड़ेगा?
Small companies will always be exempt. Small company will always be exempted. Small company को हम कभी भी इस कैटेगरी के अंदर फोकस नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर बात आएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अभी मैं किसी के सेस का आंसर नहीं दूंगा, कभी ये सोचो आपका सेस नहीं चल रहा। मैंने पहले ही कह दिया, मेरी डिस्कशन पूरी हो जाएगी तो शायद आपके सारे डाउट के आंसर आ जाएंगे। एफ पॉइंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये क्या है? सबसे पहले तो अब इसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो कहा गया है प्राइवेट लिमिटेड। यदि एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो तो क्या एग्जम्पशन आएगी? यहां पर एग्जम्पशन नहीं आएगी। अभी 2-3 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने मैसेज भेजा था और उसने एक पिक्चर भेजी थी और उसके अंदर उसने ये कहा कि किसी टीचर ने बताया है कि प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के हिसाब से प्राइवेट कंपनी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड हैज बीन डेजिग्नेटेड एज प्राइवेट। तो उसमें लिमिटेड अनलिमिटेड वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि क्योंकि यहां पर लिमिटेड लिखा है, आप यदि खाली खाली प्राइवेट कंपनी के मीनिंग को लेकर के चलोगे, यदि आप खाली खाली प्राइवेट कंपनी का जो मीनिंग है सेक्शन 2 क्लॉज 68 का लेकर के चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। रीजन बीइंग सेक्शन 2 क्लॉज 92 है, शायद पता नहीं 93 है, 92 ही है, उसके अंदर अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है अलग से। इसका मतलब लॉ 2 तरह की कंपनी बनाता है, एक लिमिटेड कंपनी बनाता है, दूसरी अनलिमिटेड कंपनी की बात भी करता है। तो इसका मतलब जब लॉ ने ये कहा, ऑर्डर ने यहां पर कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मैं पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड को लेकर के चलूंगा, अनलिमिटेड के ऊपर कारो हमेशा एप्लीकेबल होगा। एग्जम्पशन में सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगी। गाइडेंस नोट ने इसके ऊपर कोई डिटेल डिस्कशन नहीं। गाइडेंस नोट ने सिर्फ क्या कहा, मैं गाइडेंस नोट की लाइन दिखा रहा हूं आपको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी as used in the order should be construed to mean a company registered as a private company. But मेरे हिसाब से यहां पर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंडेड होना चाहिए था। other than those having unlimited liability अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9, क्योंकि ये एक सिर्फ गाइडेंस नोट है और गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी होते हैं, तो यहां पर मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन आगे एक्सटेंडेड होनी चाहिए। अदर देन दोज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन्होंने सिर्फ प्राइवेट कंपनी का मीनिंग बताया, लिमिटेड के ऊपर तो कोई जिक्र ही नहीं किया। अदर देन दोज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 90, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 92। अच्छा, जोधपुर क्लास लाइव है, लेकिन मैं आज डाउट बहुत कम लूंगा क्योंकि मुझे अपनी डिस्कशंस को पूरा करना है। क्लास लाइव है, सुनते रहो। लेक्चर खत्म होने पे मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा। आगे
काशीपुर मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, नोट्स की बात अभी मत करो, नोट्स जो बनाए गए हैं वो पहले के हैं, अभी दिखा दूं। अच्छा, तो अब जरा एक बात ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड है, अनलिमिटेड कंपनी के ऊपर कारो 2016 मेरी ओपिनियन में तो एप्लीकेबल। आगे बढ़ते अदर देन, चलो अनलिमिटेड है कारो एप्लीकेबल, लिमिटेड है कारो की एग्जम्पशन आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग निकली, वो प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग निकली। लो जी, फिर गड़बड़ हो गई। सब्सिडियरी या होल्डिंग निकली किसकी? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की होल्डिंग भी हो सकती है प्राइवेट, और पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी भी हो सकती है प्राइवेट। यदि ऐसा है, कोई एग्जम्पशन नहीं कारो एप्लीकेबल। यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग है, कोई एग्जम्पशन नहीं, कारो एप्लीकेबल। अच्छा, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी की ना तो सब्सिडियरी है ना ही होल्डिंग है, ना तो सब्सिडियरी है ना ही होल्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ये 3 कंडीशन पूरी करती है? एक क्वेश्चन जो बार बार आएगा मेरे पास, बताने के बाद भी आएगा। क्या ये तीनों पूरी करनी पड़ेगी या एक पूरी करनी पड़ेगी? और हर बार मेरा एक ही जवाब होगा, ये तीनों पूरी करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि कारों की एप्लीकेबिलिटी ना आए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर, तो आपको ये तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। फिर बोल रहा हूं, तीनों तीनों तीनों। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएगा, सर तीनों पूरी करनी है क्या? पहली कंडीशन, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एज ऑन बैलेंस शीट डेट लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। पेड अप कैपिटल से मेरा मतलब क्या है? यहां पर इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। इक्विटी कैपिटल भी है, प्रेफरेंस कैपिटल भी है। एंड यदि आपने शेयर्स फॉरफिट कर दिए हैं, तो फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना पैसा आया हुआ है, जो आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दिया, वो भी मैं इंक्लूड करूंगा पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल में 3 बातें मैंने लेनी है। क्या क्या? इक्विटी, प्रेफरेंस एंड शेयर फॉरफिटेड मनी। बट यदि मेरे पास शेयर एप्लीकेशन मनी आई हुई है, शेयर एप्लीकेशन मनी आई हुई है जिसमें अलॉटमेंट अभी नहीं हुई, शेयर एप्लीकेशन मनी आई हुई है जिसमें अलॉटमेंट अभी नहीं हुई, देन वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगी। ध्यान देना, मैंने क्या क्या इंक्लूड किया? इक्विटी, प्रेफरेंस, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। बट लेकिन जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई हुई है, जब तक अलॉटमेंट नहीं होगी, वो शेयर कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगी। नंबर 2 पर इन्होंने कहा हमें क्या कंसीडर करना है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस कहां से लाऊं मैं? कौन सी फिगर उठाऊं? ठीक है, कंपनी लॉ में रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 3 के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर डिटेल में बताया गया है। तो क्या मैं शेड्यूल 3 वाला रिजर्व एंड सरप्लस उठा सकता हूं? जवाब है हाँ। इस रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रेवेन्यू रिजर्व आ गए, सारे के सारे कैपिटल रिजर्व आ गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया। अब दिक्कत आई, क्या डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट
रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होगा या नहीं होगा? सेट ऑफ तो होना चाहिए। क्या डेबिट बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड P&L अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होगा या नहीं होगा? पुरानी स्टेटमेंट पर चले यदि हम कारों की, उसमें हम माइनस नहीं करते थे। पुरानी स्टेटमेंट में कारों 2015 तक हम माइनस नहीं करते थे और कहते थे जितना रेवेन्यू रिजर्व होगा उतना माइनस करेंगे, जितना रेवेन्यू रिजर्व होगा उतना माइनस करेंगे। पिछले साल तक भी हम यही प्रोविजन फॉलो करते थे कारो 2015 का। कारो 2015 ICAI भी यही कहता था पिछले साल तक। लेकिन इस साल ICAI ने अपने गाइडेंस नोट में एक चेंज किया और कहा क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस अब आप उठा रहे हो कौन सा, शेड्यूल 3 का, और शेड्यूल 3 में P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस करना अलाउड किया गया है। पहले P&L का डेबिट बैलेंस पुराने कंपनी लॉ के अंदर बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की हेडिंग में होता था असेट साइड के अंदर, लेकिन नए शेड्यूल के अंदर P&L का डेबिट बैलेंस एज ए माइनस साइन रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही शो किया जाता है। तो रिजल्ट जो P&L का डेबिट बैलेंस है क्या वो माइनस किया जाएगा? हाँ, जितना भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें से हम P&L का डेबिट बैलेंस भी माइनस करेंगे। एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है जो इस गाइडेंस नोट के थ्रू आया है। आगे फिर कहता है कि ये पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस मुझे किस डेट को देख रहा है? किस डेट को? पुराने कारों की बात करें तो उसमें कहा गया था एट एवरी पॉइंट ऑफ द ईयर, एट एवरी पॉइंट ऑफ द ईयर। बट नए कारों में क्या कहा गया? एक पर्टिकुलर डेट को, और वो डेट कौन सी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट। कितना अमाउंट? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ से ज्यादा हो गया इसका मतलब कारो एप्लीकेबल। 1 करोड़ से ज्यादा हो गया कारो एप्लीकेबल हो। ये पहला पॉइंट था मेरा पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व में ध्यान देना हो एक बात, रिजर्व में सारे रिजर्व लोगे, सारे रिजर्व, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिजर्व रियलाइज्ड है या नहीं है, रियलाइज्ड है या नहीं, और सारे रिजर्व के एग्रीगेट में से, सारे रिजर्व के एग्रीगेट में से P&L का डेबिट बैलेंस माइनस करो। लेकिन अब सोचो यदि रिजर्व है मेरे पास 1 करोड़ 5 लाख के, पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ की, ध्यान देना, रिजर्व एंड सरप्लस है 1 करोड़ 5 लाख के, मेरे पास P&L में डेबिट बैलेंस पड़ा है 1 करोड़ 10 लाख, मेरे पास रिजर्व में और P&L में डेबिट बैलेंस पड़ा है 1 करोड़ 10 लाख, कैपिटल 1 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस 1 करोड़ 5 लाख, P&L का डेबिट बैलेंस 1 करोड़ 10 लाख। कितना माइनस करूंगा? 1 करोड़ 5 लाख। कितना माइनस करूंगा? सिर्फ 5। 1 करोड़ 5। क्या पूरा लॉस माइनस हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही लुधियाना, 1 करोड़ 5 लाख रुपए। इंदौर पूरा नहीं, 1 करोड़ 5 लाख। रिजर्व में से ही तो माइनस करोगे ना, रिजर्व में से ही तो माइनस करोगे। जितना रिजर्व है उससे ज्यादा नहीं। आगे आ जाओ, दूसरा पॉइंट मेरा, पहली बात करता है आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, किससे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। बहुत सारी बातें आ गई इसमें, तो बहुत सारी बातें हो गई। अब देखो इसमें क्या करना है मेरे को। बोरोइंग, गाइडेंस नोट कहता है किसी भी तरह की बोरोइंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म,
सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, किसी भी तरह की बोरोइंग, किसी भी तरह, कहां से? फ्रॉम बैंक। बैंक कौन से? शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, कोई भी बैंक लिखा है, एनी बैंक, एनी बैंक, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, या वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या वो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, एनबीएफसी है, मतलब बैंक में सारे बैंक आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और सबसे बड़ा मेजर चेंज इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। पुराने कारों में एनबीएफसी नहीं था, नए कारों में इन्होंने कहा कि कंपनी लॉ के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में क्योंकि एनबीएफसी भी कवर होते हैं, तो हम यहां पर एनबीएफसी भी लेंगे। तो यदि बैंक से कोई लोन लिया गया है कंपनी ने, किसी भी नेचर का लोन हो, किसी भी नेचर का, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिल डिस्काउंट हो, इवन क्रेडिट कार्ड भी हो, इवन क्रेडिट कार्ड भी हो, सारों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सारों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। पटियाला, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले? मैंने कहा था, आपने नहीं सुनी बात शायद, कि बुक के अंदर कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि बुक 15 अप्रैल को प्रिंटिंग में चली गई थी और गाइडेंस नोट आया था 24 अप्रैल। मैंने क्लास की बिगिनिंग में ही कहा है कि हमें इन नोट्स के अंदर जो बुक में गिवन है, बुक में, उनमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, तो अभी कराऊंगा वो, थोड़ा ध्यान से सुनो। अच्छा, अब बात आ गई आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग में मुझे क्या क्या लेना है? आउटस्टैंडिंग में मुझे क्या क्या लेना है? सिर्फ आउटस्टैंडिंग, सिर्फ आउटस्टैंडिंग। मेरी कैश क्रेडिट की लिमिट है 50 लाख, पर मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर डे पर अवेल किया 45,90,000। लिमिट सैंक्शन है 50 लाख, लिमिट सैंक्शन है 50 लाख, लेकिन मुझे लेना कितना है? मैक्सिमम, जितना मेरा आउटस्टैंडिंग है, दैट इज व्हाट 45.9। निधि कंपनी की बोरोविंग्स नहीं आएगी लुधियाना इसमें। तो अब आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट कार्ड लिमिट है मेरी 4 करोड़, लेकिन 4 करोड़ क्रेडिट कार्ड पे लिमिट थोड़ी होती है, जैसे 4 लाख, लेकिन मैंने उसके क्रेडिट कार्ड से कंपनी ने परचेजेस कितनी की, क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट अवेल की, क्रेडिट कार्ड की लिमिट अवेल की गई सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे साल में किसी एक दिन 2 करोड़ 45 लाख, 2,45,000। तो ठीक है, जितना आउटस्टैंडिंग है वो लोगे, सैंक्शन लिमिट इग्नोर हो, बोरोविंग सारी तरह की, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारी बोरोविंग किससे? बैंक से। कौन से बैंक? सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड व्हाट? एनबीएफसी। एंड एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर डायरेक्टर से पर्सनल लोन ले रखे हैं, डायरेक्टर से पर्सनल लोन ले रखे हैं, क्या कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। मेंबर से पर्सनल लोन ले रखा है, क्या कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, गारंटी है बैंक की, बैंक से गारंटी ले रखी है, क्या गारंटी? 70 लाख रुपए की गारंटी दिलवा रखी है बैंक की। किसको? किसी पर्सन को जिससे हमने मशीनरी खरीदी। क्या गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट? आउटस्टैंडिंग थोड़े ना होता। क्या गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट जब तक इन्वोक नहीं किया जाता, क्या आउटस्टैंडिंग बनेगा? जब तक इन्वोक नहीं किया जाता,
गारंटी या एलसी किससे ले रखी है? बैंक से। बैंक, ध्यान रखना, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब तक गारंटी के अगेंस्ट बैंक ने पैसा नहीं दिया, क्या वो आउटस्टैंडिंग बनेगा? गारंटी को या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट को हम क्या नाम देते हैं? नॉन फंड बेस्ड लिमिट। फंड नहीं गया बैंक का, फंड नहीं गया, लेकिन जब उस थर्ड पार्टी ने गारंटी के अगेंस्ट बैंक से पैसा मांग लिया, गारंटी के अगेंस्ट बैंक से पैसा मांग लिया और बैंक ने गारंटी के अगेंस्ट पैसा दे दिया, तो वो नॉन फंड बेस्ड किसमें कन्वर्ट हो गई? नॉन फंड बेस्ड बैंक के लिए किसमें कन्वर्ट हो गई? फंड बेस्ड के अंदर। बैंक की तरफ से फंड चला गया। क्या अब कंसीडर कर लूं? क्या अब कंसीडर कर लूं? हाँ, अब कंसीडर कर लो उसको। नॉन फंड बेस्ड लिमिट कंसीडर नहीं होगी जब तक उसके अगेंस्ट पैसे को डिमांड नहीं किया जाता और बैंक उसके अगेंस्ट पैसा नहीं दे देता। जब तक बैंक की तरफ से एक्चुअल फंड रिलीज नहीं होगा तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज, यदि मैं लोन की टाइमली पेमेंट ना करूं, ब्याज आ जाता है। ब्याज तो आएगा ही आएगा, लोन है तो, बट ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। कंसीडर हो जाएगा। और लोन की ब्याज की पेमेंट मैंने नहीं की तो ब्याज भी क्या लोन का पार्ट बनेगा या नहीं? यस, क्या बैंक बनेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू करेगा या नहीं करेगा? आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। करेगा। और जैसे ही ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाए तो जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो क्या बन गया? जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, क्या वो एक तरीके से बैंक ने लोन मान लिया या नहीं मान लिया? यस, उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी बैंक ने क्या मान लिया? लोन मान लिया। अच्छा, यदि इंटरेस्ट सिर्फ एक्रूड है, ड्यू नहीं हुआ, यदि इंटरेस्ट सिर्फ एक्रूड है, ड्यू नहीं हुआ, बैंक मेरे अकाउंट में एंट्री ड्यू से पहले पास नहीं कर सकता। बैंक मेरे अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता जब तक इंटरेस्ट की ड्यू डेट नहीं आती। यदि इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्वार्टरली बेसिस पर है तो जब तक क्वार्टर पूरा नहीं होगा बैंक एंट्री नहीं पास कर सकेगा मेरे अकाउंट। वो एंट्री जनरल पास कर लेगा इंटरेस्ट एक्रूअल की, लेकिन मेरे अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकता। तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट येट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट येट ड्यू, जब तक ड्यू नहीं होगा क्या तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं माना जाएगा। बोरोविंग मानी जाएगी? क्या वो बोरोविंग मानी जाएगी? नहीं। वो बोरोविंग कब मानी जाएगी? इंटरेस्ट एक्रूड एज वेल एज ड्यू। जब वो एक्रूड भी हो जाएगी एज वेल एज ड्यू भी हो जाएगी। इस तरीके से हम सेकेंड पॉइंट को कवर करते हैं। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग फ्रॉम बैंक and financial institution should not exceed 1 crore at any point of time during the year. अच्छा, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 ने मुझे क्या कहा? पॉइंट नंबर 3 ने कहा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब एज पर शेड्यूल 3। अब ये क्या? शेड्यूल 3 में आपने पढ़ा टोटल रेवेन्यू से मेरा मतलब होता है दो बातों से। वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम बड़ा मेजर डिफरेंस आ रहा है पुराने कारों से। पुराने कारों में हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रेवेन्यू लेते थे, बट यहां पर टोटल रेवेन्यू आएगा। एंड सबसे बड़ी बात एक और, रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन विल आल्सो बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। आपने किसी ऑपरेशनल एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर दिया, उसका भी जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जितना भी अर्न हुआ है वो भी कंसीडर किया जाएगा, वो भी कंसीडर। सो टोटल रेवेन्यू में क्या क्या आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग द सर्विसेज
revenue from discontinuing operations, revenue from discontinuing operations, and includes other income, and includes other income, जैसे इंटरेस्ट, जैसे डिविडेंड, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो भी अदर इनकम आप शेड्यूल 3 में दिखाते हैं वो सारी की सारी दिखाई जाएगी। अच्छा, अब बताओ जरा शेड्यूल 3 में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है लाइक एक्साइज ड्यूटी, क्या हमारा रेवेन्यू नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता? बोलो, क्या शेड्यूल 3 में हमारा रेवेन्यू एज पर नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी दिखाया जाता? लुधियाना गलत दिखाया जाता है। शेड्यूल 3 पढ़ोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा नेट ऑफ एक्साइज। तो यहां पर भी आपको रेवेन्यू कौन सा लेना होगा? एज पर एक्साइज ड्यूटी। और टोटल रेवेन्यू इन्होंने क्या कहा? एज पर शेड्यूल 3, मतलब आपके पीएनएल अकाउंट के हिसाब से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के हिसाब से लिखा क्या है? ड्यूरिंग द ईयर, साल के किसी भी दिन नहीं देखना। कब देखना है?